हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हमने उस दिन अपने ग्रुप में पूछा था कि क्या आप लोग चाहते हैं कि जो यूपीपीसीएस अपर प्लेन्स का एग्ज़ाम होना है उसके लिए हम लोग उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो काफ़ी सारे लोगों ने उसमें वोट करके हाँ कहा था, किसी ने भी ना नहीं कहा कुल मिला करके। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम लोग 2015 से लेकर के 2024 जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था वहाँ तक के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं यूपीपीसीएस अपर प्लेन्स के वो सॉल्व करने वाले हैं विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, आज ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले हम लोग आज 2015 का वो पेपर डिस्कस करेंगे जो मतलब कि निरस्त हो चुका था, अर्थात उसका री एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो 2015 का पेपर आज स्टार्ट करेंगे। पहले तो यही जाने रहिए कि ये क्लासेस चलेंगी कैसे। तो ये क्लासेस आपको डेली शाम को 6 बजे मिलेंगी। ठीक है, प्रीमियर में मिलेंगी। तो आप चाहें तो मुझसे लाइव चैट वगैरह भी कर सकते हैं अगर आपके मन में किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है तो। और दूसरी बात ये कि डेली हम लोग 50-50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ज़्यादा मतलब कि यही आप देखेंगे 50 क्वेश्चंस में ही क्लास काफ़ी जो है लंबी हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा लंबी ना होने पाए इसलिए हम लोग हाईएस्ट 50 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो एक पेपर 3 दिन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यही कुछ बेसिक बातें थी, इसी को आप ध्यान में रखिए। और चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं 2015 जो कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, उसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें। और ये जो मतलब हम लोग इसकी व्याख्या वगैरह देखेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। यूथ कंपटीशन की जो बुक है उससे मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मुझे सबसे अच्छा भी लगता है यूथ कंपटीशन की बुक में वो ये है कि ये लोग ना टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है वो तक बता के चलते हैं। तो इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा बनते रहे हैं। ठीक है, देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो देखिए मौर्य और मौर्योत्तर काल से पूछा गया है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, यानी रेगुलर यूज के लिए किसके द्वारा गोल्ड कॉइन्स को यूज किया मतलब कि लाया गया था, ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि एकदम साफ साफ दिखे। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, विम कटफिशेस, कुजुल कटफिशेस, कनिष्क या फिर हर्मवीज। ठीक है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आप देखें ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि विम कटफिशेस। ठीक है, तो भारत में जो गोल्डन कॉइन्स हैं इनका प्रचलन नियमित रूप से करने का जो सर्वप्रथम प्रयास है वो विम कटफिशेस के द्वारा किया गया। और विम कटफिशेस के बारे में बताया जा रहा है कि ये शैव मत का अनुयायी था। ठीक है, और इसके कुछ सिक्कों पर आप देखेंगे तो भगवान शिव, नंदी और जो त्रिशूल है उसकी आकृति मिलती है। और इसके द्वारा महेश्वर की उपाधि धारण की गई थी। अभी हाल ही में जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ उपाधियां पूछी गई थी, तो इस वजह से इस तरह की उपाधियां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, जैसे कि देवपुत्र एक उपाधि थी पूछी गई थी, कविराज पूछी गई थी, दक्षिणापतेश्वर और एक और उपाधि थी। तो इस तरह से 4 उपाधियां पूछी गई थी। तो इस वजह से ध्यान से देख लीजिए कि जो महेश्वर उपाधि है वो किसकी थी, तो वो विम कटफिशेस की थी। आगे देखिए, हालांकि जो सोने के सिक्के चलाने का पहला प्रयास है वो इंडो ग्रीस के द्वारा किया गया था, जो कि भारत से लगे हुए उत्तर पश्चिम सीमा और बैक्ट्रिया यानी अफगान पर अपना शासन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ऑप्शंस देखें, गुर्जरा, अरोरा, ब्रह्मगिरी या फिर सारनाथ। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गुर्जरा। ठीक है, तो मस्की, गुर्जरा, नितूर और उडे गोलम अभिलेखों में आप देखें तो अशोक तथा पुराणों में आप देखें तो अशोक वर्धन जो है वो नाम मिलता है अशोक का। अशोक के अभिलेखों में अशोक को देवा नाम प्रिय मतलब इससे के नाम से पुकारा गया है और देवा नाम प्रियदर्शी भी इन्हीं को कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि अशोक के द्वारा ये जो उपाधियां हैं वो ईरानी जो शासक थे दारा प्रथम उनसे प्रेरित होकर के ग्रहण की गई थी। ठीक है, और एक गुहालेख है जो जिसका नाम क्या है, सन्नाती गुहालेख। यहाँ से तो अशोक का चित्र भी मिला हुआ है। चलें अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आप बताओ कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखें, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। तो इसका देखिए उत्तर भी कंफ्यूजन टाइप का दिया गया है, बी और सी दोनों। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देखें कि समुद्रगुप्त के नालंदा और गया ताम्रपत्र में उसे परम भागवत की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त से पहले
जो है गुप्त शासकों के संबंध में परम भागवत उपाधि का अभी तक कोई भी विवरण प्राप्त नहीं हुआ था। यद्यपि समुद्रगुप्त के बाद अधिकांश जो गुप्त शासक हैं उन्होंने परम भागवत जो उपाधि है वो धारण की। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न का उत्तर क्या माना गया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चलिए गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल से जो क्वेश्चन बना है उन्हें देखिए। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन थे? ये हमसे पूछा गया है। गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल? तो आप देखें इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी और ये बिहार राज्य के भागलपुर जिले से मतलब संबंधित है। धर्मपाल जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष जो कन्नौज के लिए तीन मतलब की शासकों के द्वारा, तीन शासकों का था, तीन राजवंश के शासकों के द्वारा लड़ा गया था, वही है त्रिपक्षीय संघर्ष। तो इसमें हिस्सा लेने वाला पहला शासक था कौन? धर्मपाल। ठीक है, पहला भी पूछते हैं, अंतिम भी पूछते हैं। आगे देखिए, उसने कन्नौज विजय के बाद उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धारण की थी। तो ये देखिए उत्तरापथ स्वामिनी की उपाधि धर्मपाल के द्वारा यहाँ पे बताया गया। और उत्तरापथ जो स्वामी है ना, ये वाली जो उपाधि है वो वहाँ पूछा गया था RO में, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ। चलिए, हालांकि उसमें धर्मपाल ऑप्शन में नहीं था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 800 से 1200 ईस्वी की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये वही त्रिकोणात्मक संघर्ष है जो कन्नौज के लिए किया गया था। ऑप्शंस देखें, प्रतिहार, पार, चोल या फिर राष्ट्रकूट। उत्तर हो जाएगा चोल। ठीक है, तो चोल राजवंश इसका हिस्सा नहीं था। तो 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तीन बड़ी शक्तियां कौन कौन सी? पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। ठीक है, तो पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो है वो संघर्ष होता है। लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता है। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत कहाँ से होता है? तो जब गुर्जर प्रतिहार जो है वो जीत जाते हैं तब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं कि चंगेज खान का मूल नाम क्या था? ऑप्शंस देखें, खासुल खान, यशुगई, ओगदी और तेमुचिन। तो क्या हो जाएगा? तेमुचिन हो जाएगा। ठीक है, तो चंगेज खान का जन्म 1162 ईस्वी के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में कहाँ पे हुआ था? ओनो नदी के निकट हुआ था। ठीक है, और उसका वास्तविक नाम या प्रारंभिक नाम क्या था? तेमुचिन इसको कहते हैं या फिर तेमुजिन, जो भी ऑप्शन में मिल जाए। धार्मिक आंदोलन से क्वेश्चन बना हुआ है 15वीं और 16वीं शताब्दी के। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत जिनका नाम था शंकरदेव, ये किससे संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय या फिर द्वैताद्वैत संप्रदाय। क्या हो जाएगा? वैष्णव संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन बी। तो शंकरदेव 1449 से लेकर के 1568 ये इनका टाइम पीरियड है। मध्यकालीन असम के महान धार्मिक व समाज सुधारक थे। ठीक है, कहाँ से थे? बिलोंग करते थे असम से। इनका जो संदेश है वो विष्णु या उनके अवतार श्री कृष्ण की भक्ति पर पूर्णतः केंद्रित था। एकेश्वरवाद इनकी शिक्षाओं का सार है और इनके द्वारा स्थापित जो है संप्रदाय वो कौन सा है? एक शरण संप्रदाय। ठीक है, और इन्हें असम का क्या माना जाता है? तो चैतन्य। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु माना जाता है असम का। किनको? तो ये हो जाएंगे हमारे शंकरदेव। अब देखिए आधुनिक इतिहास, तो जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है जो कि मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में रखता है, उससे क्वेश्चन क्या बना हुआ है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो 1857 के विद्रोह और 19वीं शताब्दी के जन आंदोलन से है। कह रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया था? तो आपने देखा होगा कि 1813 और 1833 ये जो दो मतलब ये एक्ट आते हैं, इसके तहत इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हालांकि 1813 में तो मतलब चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, इसका इनको एक अधिकार प्राप्त रहता है। लेकिन 1833 में जो आता है उसके साथ आप देखेंगे कि ये सारे अधिकार भी इनसे छीन लिए जाते हैं। तो इसका उत्तर तो हमारा सी वाला हो जाएगा, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो हमने सारा एक्सप्लेनेशन कर ही दिया है, बार बार नहीं करते, आप इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ हमने पीडीएफ ऑलरेडी भेज रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक जन जागृति, निम्न जाति मजदूर संघ, किसान आंदोलन और अन्य आंदोलन से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इस पर हमेशा नजर बना के रखें। कह रहे हैं मोतीलाल नेहरू के द्वारा नेहरू रिपोर्ट, महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन, SC बोस फॉरवर्ड ब्लॉक और LMA जिन्ना खिलाफत आंदोलन। तो यही साफ साफ गलत है, यही दिख भी रहा है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित जो खिलाफत कमेटी थी उसमें आप देखें शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी तथा डॉक्टर अंसारी शामिल थे। ठीक है, तो कौन कौन शामिल थे ये नाम महत्वपूर्ण है। तथापि खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का जो श्रेय है वो आप देखें मुख्यतः अली बंधुओं, जिसमें शौकत अली और मोहम्मद अली थे, उनको दिया जाता है।
यह आंदोलन अंग्रेजों द्वारा तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरोध में प्रारंभ हुआ था। 17 अक्टूबर 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर यह जो खिलाफत दिवस है वो मनाया जाता है। कब? 17 अक्टूबर को। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, तो पहले जो मतलब कि प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कौन थे वो पूछ रहे हैं। ऑप्शंस के हिसाब से आप देखें इसका उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो इसकी स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में हुई थी। तो देखिए इस बार हाँ, ये जो है डफरिन जो मतलब कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय कौन था, ये क्वेश्चन आर.ओ. ने पूछा है इस साल। ठीक है, तो हमने बताया डफरिन था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष हैं वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और ए.ओ. ह्यूम की प्रेरणा से कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसका जो पहला सम्मेलन है वो 1885 बम्बई में हुआ था। और ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पहला सम्मेलन कहाँ पे हुआ था। ठीक है, हालांकि पहला सम्मेलन 25 से 31 सितंबर 1885 तक पुणे में होना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग जैसे कुछ मतलब प्लेग जैसा प्लेग ही रोग फैल गया था, इस कारण से वहाँ पे ना होकर के मुंबई में हुआ। तो इस एक जो है PYQ से आप देखें इस साल जो आर हुआ 27 जुलाई को, उसके 3 क्वेश्चन बन रहे थे। एक तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मतलब कि कहाँ पे हुआ था इसका सम्मेलन, ये तो हुआ था बम्बई में, और दूसरा मैंने बताया कि डफरिन के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, चलिए फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो हमें रॉन्ग बताना है। कह रहे हैं हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910, विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914, लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1916 और 30, काकोरी 1924। तो अब देखिए काकोरी 1924 ना होकर के 1925 की घटना है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला। चलिए, तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक जो क्रांतिकारी संगठन था, इन्हीं के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया है। इस ट्रेन का नाम भी हमसे पूछा जा चुका है। ये ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जा रही थी? लखनऊ से सहारनपुर। ये भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। कब की घटना है? तो 1925 की घटना है, ये भी हमसे पूछा जा चुका है। और किसके द्वारा ये घटना जो है अंजाम दी गई थी, तो वो भी क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है ना, आप देखें इससे एक सिंगल क्वेश्चन हमारे पीसीएस के द्वारा पूछा जा चुका है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको एक के बाद एक क्रम से इसके जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहीं पे आप देखें ये जो ट्रेन है उससे सरकारी खजाना लूट लिया जाता है और ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। ठीक है, हालांकि अभी इसका नाम चेंज करके काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया है। और इस कांड में आप देखें कि 29 क्रांतिकारियों को अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद इसमें फरार हो जाते हैं। हमसे आर.ओ. में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ हुई है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के केवल यही चंद्रशेखर आज़ाद ही मात्र एक सदस्य थे जो कि कभी पुलिस के हाथ में गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक है, यानी कि मर गए लेकिन अपनी आज़ादी को कभी भी मतलब अपनी आज़ादी पे आंच नहीं आने दी। ठीक है, आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए, निहार रंजन रे, नीरेंद्र मोहन मुखर्जी, अवनींद्र टैगोर या फिर वारेंद्र कुमार घोष। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कई बार। तो देख लीजिए 1907 में इनके द्वारा ये स्थापना की गई थी। और 1907 में क्या हुआ था तो याद है कि नहीं? सूरत का जो मतलब कि सूरत जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। तो ये वही है 1907 की घटना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ये आप पहला वाला जो ऑप्शन है देखिए, तो मोस्ट फेवरेट टाइप का ये है, बहुत पूछते हैं ये लोग। कह रहे हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, एकदम ठीक बात है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे 1804। दूसरा कह रहे हैं कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1813। और मतलब लास्ट है लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल 1844। तो हमसे रॉन्ग पूछ रहे हैं, तो आप देखिए इसमें 2 रॉन्ग है। कौन कौन सा? एक तो सी जो है और दूसरा डी। ठीक, चलिए इसको एक्सप्लेनेशन में सही देखिए।
तो लैंड होल्डर सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, जो पूर्व में जमींदारी एसोसिएशन कहलाता था, इसकी स्थापना 1838 में किसी के द्वारा किया गया था? तो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राधाकांत देव तथा राजकमल सेन और भवानी मित्रा ने की थी। ठीक है, तो इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए थे, सबका नाम देख लीजिए। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है, इसकी स्थापना मार्च 1823 में की गई थी। ठीक है, तो इस वजह से आप देखें कि दो ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं अभिनव भारत जो है वो किस क्रांतिकारी के द्वारा संगठित किया गया था 1905 में? तो ये क्वेश्चन भी हमसे कई बार बन चुका है। हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? कह रहे हैं कि उड़ीसा में, नहीं दरअसल ये पूछ रहे हैं कहाँ पे किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, ये तो हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। तो उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। ठीक है, तो विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित जो संस्था थी मित्र मेला, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो मित्र मेला जो है वो किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ध्यान रखिएगा, वी.डी. सावरकर के द्वारा। ये जो है 1904 में नासिक, महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक नए नाम व उद्देश्य के साथ परिवर्तित हो गई। ठीक है, यानी कि यही जो मित्र मेला था, यही जो है आगे चल करके किस नाम से जाना गया? तो अभिनव भारत नाम से जाना गया। ठीक, अभिनव भारत की जो शाखाएं हैं वो आपको महाराष्ट्र के अतिरिक्त कर्नाटक व एमपी में भी देखने को मिलेंगी। और ये कैसा संगठन था? तो ओपन था? बिल्कुल नहीं, ये गुप्त संगठन था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक का लेखक है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मतलब कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं कि किसके द्वारा फलाना ढिमकाना पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शंस देखें, लॉरेंस, कर्जन, चर्चिल या फिर लिटन। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कर्जन। ठीक है, तो द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक कर्जन की है। और इस पुस्तक में आप देखें तो जापान, कोरिया और चाइना से संबंधित जो विषय वस्तु है वो है। लॉर्ड कर्जन 1898 से 1905 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। और भारत देश में आप देखें तो सबसे अलोकप्रिय जो कार्य है वो इसी के द्वारा किया गया था। और वो कौन सा था? वो था बंगाल का विभाजन 1905। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कह रहे हैं कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे? ऑप्शन देखें, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर नन ऑफ द अबव। तो केवल एकमात्र सम्मेलन है, वो है द्वितीय, जिसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी प्रेजेंट हुए थे। ठीक है, तो सेकेंड गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। और 5 मार्च 1931 को हुए गांधी इरविन समझौते के बाद गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, गांधी जी जो किस मतलब कि जलियान से गए थे, ये भी क्वेश्चन हमसे मतलब पूछा जा चुका है। तो यस राजपूताना नामक जलियान से लंदन पहुंचे, वहां पर वो किंग से हॉल में ठहरे थे। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि किस हॉल में वो ठहरे थे। मतलब एक एक जो इसमें दिए हुए हैं एक्सप्लेनेशन, उसके एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बन चुके हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास जिसका नाम है आनंद मठ, उसका कथानक किस पे आधारित था? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। तो ध्यान से देखिए, ये सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखिए कि वंदे मातरम जो गीत है ना, वो बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, और इस कृति का कथानक जो है वो सन्यासी विद्रोह 1770-80 में जो हुआ था उस पर आधारित है। और इस विद्रोह को गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक लंबे सैन्य अभियान के दौरान कुचलने में सफलता प्राप्त की थी। 1896 में कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार क्या किया था? गाया था। किसको? तो वंदे मातरम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो प्रमुख संस्थाएं, संधियां, आयोग और अधिनियम से बना हुआ है। क्या कह रहे हैं आपसे? कह रहे हैं कि अखिल भारतीय किसान सभा के जो मतलब कि संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे? और ये क्वेश्चन भी आगे चल के फिर से पूछा गया है। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर बंकिम चंद्र मुखर्जी या फिर जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो ऑप्शन देखें, इसके हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी? तो लखनऊ में। कब हुई थी? अप्रैल 1936 में। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। स्वामी जी इस सभा के पहले अध्यक्ष और जो सचिव थे वो जाने रहिए एन जी रंगा थे। जो मतलब मेंस हुआ था 2021 का आरओ का, उसमें ये सचिव का नाम पूछा गया था। ठीक है, एन जी रंगा थे।
आगे देखिए, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बना हुआ है। कह रहे हैं कि विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड रिलीजन्स में पार्टिसिपेट किया था, कब किया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऑप्शंस देखें, और ऑप्शंस में 1872, 1890, 1901 या 1893 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा 1993। एमपीपीसीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि कब गए थे, मतलब कि वहाँ पे। तो संत रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं को साकार करने का जो श्रेय है वो स्वामी विवेकानंद, जिनका समय देख लीजिए 1863 से 1902 है, इनको प्राप्त है। स्वामी विवेकानंद नवीन हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। 1893 में वे शिकागो, जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पे गए और वहाँ पे विश्व धर्म संसद में अपना अविस्मरणीय वक्तव्य दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्या है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ऑप्शन देखें, नागपुर सेशन, गया, या फिर कलकत्ता या लखनऊ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नागपुर सेशन, ठीक है, नागपुर अधिवेशन में। चलें अगला देखते हैं, और इसके पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कांग्रेस के द्वारा 1920 के नागपुर सेशन में पहली बार रियासतों के प्रति जो अपनी नीति है वो घोषित की गई, जिसमें रियासतों के राजाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी रियासतों में पूर्ण प्रतिनिधि सरकार का गठन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहे हैं कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये वक्तव्य किसने दिया था? ऑप्शंस देखें, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, या फिर दादा भाई नौरोजी, या गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये कौन हो जाएंगे, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। तो राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। ये जो है राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया वक्तव्य था। अब हम लोग कहाँ पे पहुँचाए हैं, भूगोल में। तो देखिए, हिस्ट्री से टोटल 21 क्वेश्चंस पूछे गए। एवरेज हमेशा है, मतलब हमेशा ही एवरेज यही रहता है हिस्ट्री का, 20, 21, 18, 19, ठीक है। तो चलिए ज्योग्राफी का देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं आपसे, भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से है। कह रहे हैं कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती है। कारण क्या है कि यमुना असतत वाहिनी नदी है। और वहीं घिसा पिटा सा विकल्प दिया हुआ है, उसको देख के इसका उत्तर लगाना है। तो सी वाला हो जाएगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि यमुना नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, तो हिमालय के बंदर पूछ के निकट यमुनोत्री से होता है। इस बार जो पूछा गया था आरो में वो सतलुज नदी का पूछ लिया गया था, ठीक है। और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी टोटल लंबाई आप देखें तो 1376 किलोमीटर। बेसिन क्षेत्र ये कितना है, 1,41,399 वर्ग मील है। इसकी बाईं तरफ से जो सहायक नदियां हैं वो कौन सी हैं, टोंस है, हिंडन है, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा। और दाहिनी तरफ से जो नदियां हैं वो हैं चंबल, बेतवा, केन व सिंध। ये खूब पूछी जाती है, ठीक है। और ध्यातव्य हो कि दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में जो यमुना नदी है उसके मृत हो जाने का कारण है जल का अतिशय दोहन, ठीक है। अगला देखिए, कह रहे हैं कि मानसून वन मिट्टी सिंचाई परियोजनाएं कृषि। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है? ऑप्शन देखें, मालवा का पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या छोटा नागपुर पठार। तो ये हो जाएगा हमारा वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो सदाबहार वनों का जो विस्तार है वो आप देखें, पश्चिमी घाट, सह्याद्री, उत्तर पूर्व भारत तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 250 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। अंडमान निकोबार का 15% जो भाग है ना वो इन्हीं वनों से ढका हुआ है। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है? तो इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार पूछा गया था आरो में भी। तो ये अपना यूपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसको छोड़िए, अगला देखिए। कह रहे हैं कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य है? तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार या फिर कोंकण। तो क्या हो जाएगा, कोरोमंडल, ठीक है। तो जो तमिलनाडु का तट है वही है कोरोमंडल तट, और वो आपको कृष्णा डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य मिल जाएगा। अन्य जो तट है उन्हें देख लीजिए, जैसे मालाबार तट ये मैंगलोर से कन्याकुमारी के मध्य है। उत्तरी सरकार ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान है। कोंकण ये गुजरात से गोवा तट, मतलब कि गोवा तक का तटीय मैदान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कह रहे हैं भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है कहाँ से? तो ऑप्शन देखें, इसका हो जाएगा एमपी से, ठीक है। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन देखें तो लवकुश बैराज, रिहंद, शारदा या फिर राजघाट। क्या हो जाएगा, राजघाट बांध, ठीक है।
तो जो राजघाट डैम है ये एक अंतर्राज्यीय उत्तर प्रदेश और एमपी के मध्य की एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ललितपुर में स्थित इस परियोजना से बुंदेलखंड में सिंचाई और जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये परियोजना आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? बेतवा नदी पे, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आप देखिए कौन सी है? गोदावरी। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है और इसका 44% भाग आपको महाराष्ट्र में और 23% भाग आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, 20% भाग, और इसका 20 नहीं, कुछ तो गलत हो गया। तो अब देखिए इसका जो 44% भाग है महाराष्ट्र, 23% आंध्रा तथा तेलंगाना, ठीक है। तो 23% आंध्र और तेलंगाना में मिक्स है, जबकि 20% इसका एमपी में पड़ जाता है। प्रायः इसे इसके विशाल आकार तथा विस्तार के कारण क्या कहते हैं? बृहद गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है, जबकि कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। अगला जो है वो खनिज शक्ति संसाधन और उद्योग व व्यापार से क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है? ऑप्शंस देखें, लोहा तथा इस्पात, शर्करा, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर सीमेंट। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, ऑप्शन सी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो मतलब कि उद्योग है, इसकी अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है, ये इसका उत्तर हुआ। क्वेश्चन नंबर 30 देखें, कहना है निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट से रेखा सर्वाधिक लंबी है? तो ये भैया कनाडा की है, ठीक है। चलिए, तो ये सब देख लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कनाडा की है, देन ऑस्ट्रेलिया, देन ब्राज़ील, देन भारत। भारत कहाँ है? चौथे नंबर पे। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखिए तो ये 30 यानी कि 9 क्वेश्चंस पूछे गए थे ना। 9 क्वेश्चंस आप देखिए, ये मतलब इंडियन ज्योग्राफी से पूछे गए हैं। अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहा है वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ब्रह्मांड और सौरमंडल, हालांकि अब इससे क्वेश्चन थोड़ा कम बनने लगे हैं। तो ब्लैक होल की जानकारी, लेकिन जो क्वेश्चंस बहुत दिनों से नहीं बन रहे हैं ना, उनके आने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं आजकल, क्योंकि आरओ में यही हुआ है एग्जैक्टली। देखिए जलधाराओं से क्वेश्चन काफ़ी सालों से नहीं पूछे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पूछा गया है। तो क्या करें कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? आपके पास ऑप्शंस क्या है? हरमन बांडे, मेघनाथ साहा, यश चंद्रशेखर या जेवी नार्लिकर। तो क्या हो जाएगा? यश चंद्रशेखर ने, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ब्लैक होल एक खगोलीय घटना है जिसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र काफ़ी शक्तिशाली होता है, और इतना शक्तिशाली होता है कि वहाँ पे प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं पाता है। तो एक भारतीय अमेरिकी खगोलविद हैं जिनका नाम है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए मतलब प्रसिद्ध हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सफ़ेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते, अंततः वे ब्लैक होल यानी कि कृष्ण छिद्र बन जाते हैं। ब्लैक होल तो सभी को पता रहता है, जिस टाइम पे कृष्ण छिद्र करके पूछ लेता है या श्याम बीवर भी करके पूछता है, तब फिर मुश्किल हो जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो लिथोस्फीयर से है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ये आपको बताना है। ऑप्शन देखें, लिटिल अंडमान, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार या फिर बैरन द्वीप। तो क्या हो जाएगा? बैरन आइलैंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो बैरन द्वीप है ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान निकोबार में कहाँ पे है? तो पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है, ठीक है। ये दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, और इस ज्वालामुखी का जो पहला उद्गार है वो कब हुआ था? 1787 में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। कहना निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शंस देखें, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या फिर माउंट कोटोपैक्सी। तो जो 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी माउंट कोटोपैक्सी। तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के इक्वेडोर में स्थित माउंट कोटोपैक्सी है। माउंट किलिमंजारो आपको अफ्रीका में मिलेगा, और माउंट ताल जो है ये फिलीपींस में है, लुजोन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन देखें, एक साइड वोल्केनो दिया हुआ है, दूसरी साइड कंट्री, तो चलिए इसको मैच करना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे इतना एकदम कम मतलब कन्फर्म है इटली का है, तो इसी को मैच कर लेते हैं। इसके बाद फटाक से हम लोग ऑप्शन पे जाएंगे। तो बी का 1 देखिए कहाँ पे दिया है, 2 जगह दिया है, तो ये 2 ऑप्शन तो निपट ही गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो है उसके बाद कौन सा है? माउंट मेरापी। और ये जो माउंट मेरापी है ये मुझे कंफर्म है कि ये कहाँ का है, ये आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया में, ठीक है। तो डी का जो है वो 3 हो जाएगा, इंडोनेशिया, और डी का 3 कहाँ है? सी में दिया गया है, ठीक है। उत्तर इसका सी हो जाएगा। आगे जो है उन्हें भी देख लीजिए। तो जो सबनकाया है ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये है पेरू का।
फिर बचा हमारा क्या, कोलिमा। तो माउंट जो कोलिमा है ये कहाँ का है, ये है मैक्सिको का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वहाँ पे देख के आ रहे हैं तो बार बार नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 35 जो है ये हाइड्रोस्फीयर से पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो ये निक नेम जो होते हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है। क्या कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट डोमिनिका को कहते हैं। 5 फ्लावर लेक कह रहे हैं मंगोलिया को कहते हैं, तो यही गलत है। 5 फ्लेवर लेक जो है, मतलब 5 फ्लावर लेक जो है वो मंगोलिया नहीं, मेरे ख्याल से चीन को कहा जाता है। अभी हम लोग एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। रेड लैगून बोलीविया को कहते हैं। ग्रेट स्लेप, तो ये झील आपको कनाडा में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो ये जो 5 फ्लावर लेक है ये आपको कहाँ मिलेगी, चाइना में। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। तो साइबेरिया का मोती किसको कहते हैं, बैकॉल लेक को। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक, तो विश्व की सर्वाधिक गहरी झील के रूप में साइबेरिया क्षेत्र में स्थित बैकाल झील है, इसे भी पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। और सबसे गहरी झील के रूप में जानते हैं, ये क्वेश्चन सिंगल वाला भी पूछा गया है। चलिए अगला देखिए, आर्थिक भूगोल यानी इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना हुआ है कि विश्व में यूरेनियम का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आए दिन चेंज होती रहती है, हालांकि भंडारण नहीं चेंज होता है जल्दी, उत्पादन चेंज होने लगता है। खैर उत्तर में देखिए ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, एक बार लेकिन जब जाने लगिएगा एग्जाम देने तो एक बार इन सारे आंकड़ों को फिर से चेक करना चाहिए। चलिए अभी देखिए इसमें जो है चेंज हो गई है ना पोजीशन, उस टाइम पे ब्राज़ील था, अभी देखिए कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा दिखा रहा है 304 मिलियन मीट्रिक टन। तो इस वजह से मतलब इसकी जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है। तो अभी के हिसाब से तो भैया कजाकिस्तान दिखा रहा है, ब्राज़ील है नहीं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित देशों में से कौन बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादक है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू जो है सिचुएशन हमेशा जो है चेंज होती रहती है पोजीशन। तो ऑप्शन देखें, कह रहे हैं कि गिनी, ऑस्ट्रेलिया, जमैका या फिर भारत। ऑप्शन इसमें देखिए बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बॉक्साइट जो है वो, ये क्वेश्चन हमसे कई बार पूछा गया है कि बॉक्साइट का जो अयस्क है वो कौन है। तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम धातु का अयस्क है। ध्यान रखना है कि बॉक्साइट में एल्यूमिना की जो मात्रा है वो कितनी होती है, 55% से 65% तक होती है। विश्व में जो 4 जो है बॉक्साइट उत्पादक शीर्ष पे देश हैं उन्हें जाने रहिए, ऑस्ट्रेलिया, गिनी, चाइना और ब्राज़ील है। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम देने जा रहे हो तब इनकी रैंक एक बार चेक कर लें। पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन से क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, जनसंख्या घनत्व, रहन सहन का स्तर, लिंगानुपात या फिर ग्रामीण शहरी जनसंख्या। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, यानी कि रहन सहन का स्तर। तो ग्रामीण शहरी जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व और लिंगानुपात जनसंख्या की जनांकीय विशेषताओं का हिस्सा है, किंतु रहन सहन का ये स्तर नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। ऑप्शन देखें, देश में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। दूसरा कह रहे हैं कार्यकारी जनसंख्या का आकार। तीसरे में कह रहे हैं विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण, या फिर लास्ट है विभिन्न व्यवसायों की प्रकृति। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, सी वाला, यानी कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले देख लीजिए इसका मतलब एक्सप्लेनेशन। तो विभिन्न व्यवसायों में जो कार्यकारी जनसंख्या है इसका वितरण जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ऑप्शन देखें, कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, तो ये तो होता ही है। अच्छा, प्रतिकूल प्रभाव नहीं है ये कह रहे हैं, तो कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, अरे अगर कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि होगी तो फिर कहाँ जो है मतलब इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ये तो एक सकारात्मक है ना, इस वजह से इसका उत्तर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जोत के आकार में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, अनाजों का प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, ये सब तो हो ही जाता है। चलिए, तो अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, बढ़ती हुई बेरोजगारी और जोतों के आकार में कमी इत्यादि ये सभी अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि ये आर्थिक मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें योगदान देती है, इस वजह से ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट देखें, कह रहे हैं कि वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि किस दौर से गुजर रही है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन खूब बनते हैं। स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर जनसंख्या तो बिल्कुल भी नहीं है। सतत वृद्धि, तो ऐसा भी नहीं है। तीव्र उच्च विकास, तो ये भी नहीं है। डी वाला हो जाएगा, यानी कि निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो किसी देश की जनसंख्या जो है वो जनांकीय विकास की अनेक अवस्थाओं से होकर के गुजरती है। पहली अवस्था
में जो है जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च बने रहते हैं, जबकि दूसरी अवस्था में आप देखें तो जन्म दर तो यद्यपि हाई रहती है लेकिन मृत्यु दर में थोड़ा गिरावट होती है। तीसरी अवस्था में देखेंगे तो जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में ही कमी आती है। और चौथी में, जो कि वर्तमान में भारत की स्थिति है, कि जनसंख्या वृद्धि निश्चित रूप से गिरती है और उच्च वृद्धि दर से गुजरती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है, तो किसका प्लेटफॉर्म है ये आपको बताना है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, औद्योगिक विकास का, आधुनिक सेवा क्षेत्र का, परिष्कृत आय अवसर का, या फिर उपरोक्त सभी का। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो यहाँ पे देखिए, तो नगरीय भारत का जो विस्तार है वो औद्योगिक विकास, आधुनिक सेवा क्षेत्र के विकास और परिष्कृत आय अवसरों के निर्माण का एक मंच है। ऑप्शन डी इस वजह से इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखें कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में साक्षरता दर सबसे कम कहाँ थी। इस बार जो है पूछा गया था कि कौन सा वो यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है, तो वो था लक्षद्वीप अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। तो ये आर 27 जुलाई वाले में पूछा गया था। अभी हमसे पूछ रहे हैं राज्यों में कौन फिसड्डी है, तो भैया ये अपना बिहार है। ठीक है, चलिए तो आप देख लीजिए बढ़ते हुए क्रम में सबसे फिसड्डी बिहार, उससे थोड़ा ठीक स्थिति में अरुणाचल, देन राजस्थान, देन झारखंड, देन आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर का, फिर जनगणना से ही पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। तो ये अपना राजस्थान हो जाएगा। हालांकि इसमें राजस्थान नहीं दिया है तो कोई और ऑप्शन चुनना पड़ेगा, तो फिर इस हिसाब से यूपी हो जाएगा। अगर राजस्थान होता तो राजस्थान ही टिक करते हम लोग। ठीक है, तो साक्षरता दर जनगणना 2011 के हिसाब से आप देखें तो स्त्री और पुरुष साक्षरता यहाँ पे दिखाया गया है। तो आप देखिए केरल की जो साक्षरता है, पुरुष साक्षरता और स्त्री साक्षरता दी गई है, तो ओवरऑल साक्षरता केरल की 94% है। स्त्री और पुरुष में देखें तो 96% पुरुष साक्षर है, महिलाओं का 92.1%, अर्थात अंतर केवल 4% का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अंतर आप देखिए 20% का है, महिला साक्षरता मतलब कि 57% है, जबकि पुरुष साक्षरता 77% है। ओवरऑल साक्षरता 67.7% है। और ये वाला क्वेश्चन यूपी मतलब कि जूनियर एडेड में पूछा गया था कि ओवरऑल साक्षरता उत्तर प्रदेश की कितनी है। वहीं आप मिजोरम की बात करें तो 4% का ही अंतर है, 91.3 टोटल है और 93.3% पुरुष साक्षर है, 89.3% महिलाएं। फिर आपसे अगर कहें गुजरात की बात करें तो ओवरऑल गुजरात की साक्षरता है 78%, पुरुष साक्षरता 85.8% है, स्त्री साक्षरता 69.7% है, अंतर आप देखें 16.1% है। तो जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उस हिसाब से 20.1% के साथ अपना यूपी टॉप पे है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना हुआ है, भारत के संवैधानिक विकास यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंट। तो मैं सोच रही हूँ बंद कर दूँ यहीं से, क्योंकि चूँकि मैंने जो टारगेट रखा हुआ है वो 50 क्वेश्चन का रखा हुआ है। तो अगर 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो पॉलिटी है ना उसके कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे। तो हमने 45 तक मतलब क्वेश्चन आज सॉल्व कर लिया है। अगला जो है वो 46 से हम लोग शुरू करेंगे और पॉलिटी देखेंगे कि पॉलिटी में क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज ये हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस की पहली क्लास थी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो की जो नोटिफिकेशंस है ना वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको डेली क्लासेस की जो लिंक है वो मिल जाएगी। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।